तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड्स शाओ के साथ शुरू होती है, जो अभी एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जादुई ताकत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस वजह से वो वहीं पर गिर पड़ती है और मुर्गी भी उससे भाग निकलती है। तभी वहाँ उसके गुरु आ जाते हैं और शाओ उनसे कहती है कि दादाजी देखो, अब मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं एक मुर्गी को पकड़ सकूं। 18 साल पहले जब उस छोटे बच्चे ने मेरा जादुई गोला ले लिया था, तभी से मेरी आध्यात्मिक ताकत कम होती जा रही है। फिर इसी बात के साथ हमें 18 साल पहले की याद दिखाई जाती है। वहाँ हम पहाड़ पर एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो गिरा हुआ है और उसे बहुत चोट लगी है। तभी वहाँ एक दवा वाली पौधे की आत्मा आती है जो अपना 1000 साल का समय पूरा करके इंसान के रूप में बदल चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि शाओ है। वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी साधना पूरी हो गई है, अब मैं आखिरकार इंसान बन गई हूँ। फिर शाओ खुशी खुशी अपने हाथ में जादुई गोला लेकर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक पत्थर से वो गिर जाती है और उसका गोला उस बच्चे के मुंह में चला जाता है। इसके बाद बच्चे की चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जब वो होश में आता है तो शाओ को धन्यवाद कहने लगता है कि लगता है तुमने मेरी जान बचाई है। तो शाओ रोने लगती है और उससे अपना जादुई गोला वापस मांगती है। बच्चा कहता है कि तुम रो मत, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें बदला जरूर दूंगा। फिर वो उसे अपने जेड वाले पेंडेंट का आधा हिस्सा दे देता है और बताता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, तुम इस पेंडेंट से मुझे ढूंढ लेना। तुमने मेरी जान बचाई है तो बदले में जो मांगोगी वो दूंगा, चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है। अब वो यादों की झलक यहाँ खत्म होती है और शाओ अपने गुरु से कहती है कि आपने मुझे बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, तो अब क्यों ना आप मुझे पहाड़ से नीचे जाने दें। मैं उस लड़के को ढूंढूंगी और उससे अपना जादुई गोला वापस ले लूंगी। गुरु कहते हैं कि तुम इतनी आसानी से वो गोला नहीं ले पाओगी, पहले तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी, तभी तुम दोहरी साधना के तरीके से उससे अपना गोला ले सकोगी। तो शाओ कहती है कि गुरुजी, ये तो कितना आसान है, मैं जाती हूँ और उससे शादी कर लेती हूँ, फिर मुझे मेरा जादुई गोला मिल ही जाएगा। ये सोचकर वो बहुत खुश होकर निकल पड़ती है। फिर गुरु सोचते हैं कि ये लड़की कितनी सीधी सादी है, ऐसे तो लोग इसे परेशान करेंगे। फिर गुरु अपने राक्षसों जैसे साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी, तो बदले में जाओ और मेरी शाओ को बचाओ, कोई भी उसे परेशान नहीं करे। फिर दूसरी तरफ हम अपने मुख्य लड़के वाले किरदार चिन को देखते हैं, जो इसी पहाड़ पर अपने गार्डों के साथ पहुंचता है। वो यहाँ 1000 साल पुरानी दवा वाली पौधे को ढूंढने आया है। यहाँ उसका सहायक कहता है कि बॉस, 1 साल पहले किसी ने आपको जहर दिया था, उसकी वजह से गुरु ने बताया है कि आप 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए अगर वो दवा वाली पौधा मिल जाए तो आप ठीक हो जाओगे। और मैंने अच्छे से पता किया है कि वो 1000 साल पुरानी पौधा यही मिलेगी। यहाँ चिन के मुंह से खून भी निकलने लगता है, तो सहायक चिंतित होता है, लेकिन चिन कहता है कि ये सब छोड़ो और उस पौधे को ढूंढो। फिर उसके आदेश पर सारे गार्ड ढूंढने लगते हैं और चिन ना वो जेड पेंडेंट देखने लगता है जिसका आधा हिस्सा उसने शाओ को दिया था। वो सोचता है कि उसी साल मैं उस लड़की से यही मिला था, पता नहीं मैं उसे दोबारा ढूंढ पाऊंगा या नहीं। वो ऐसे सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि शाओ यहीं आ रही है और उसे महक आ रही है कि उसका जादुई गोला यहीं कहीं है। फिर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आसपास गार्डों को देखकर सोचती है कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों घूम रहे हैं, फिर तो मुझे छुप कर जाना होगा। फिर चिन यहाँ एक पेड़ के पास अपने गार्डों के साथ खड़ा है और उसके ऊपर ही शाओ उसे देख रही है। सारे गार्ड बताते हैं कि वो दवा वाली पौधा कहीं नहीं मिली। तभी सहायक चिन से कहता है कि बॉस, ये पेड़ बहुत मशहूर है, यहाँ जो भी आकर इच्छा मांगता है वो पूरी होती है, तो क्यों ना आप इच्छा मांगो कि वो पौधा आपको मिल जाए। तो चिन इच्छा मांगने लगता है कि मेरी वो बचपन वाली जान बचाने वाली लड़की मुझे मिल जाए। तभी शाओ ऊपर से देख रही है और सोचती है कि वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है और कितना अच्छा दिखता है। वो ऐसे सोच रही होती है कि अचानक उसे लगता है कि उसकी आध्यात्मिक ताकत फिर कम हो रही है और शाओ वापस अपने पुराने रूप में बदल जाती है, दवा वाली पौधे के रूप में। वो बेचारी ऊपर से सीधे चिन के हाथ में गिरती है। फिर सहायक बताता है कि बॉस, यही वो दवा वाली पौधा है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये देखकर चिन भी हैरान हो जाता है और फिर ये लोग शाओ को एक डिब्बे में डालने लगते हैं। शाओ जोर से चिल्लाती है कि मुझे प्लीज इसमें बंद मत करो, कोई आकर मुझे बचा लो। तभी चिन को शाओ की आवाज सुनाई देती है और वो सहायक से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। तो ऑस्टिन कहता है कि नहीं बॉस, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर
चिन यहाँ से अपने गार्डों के साथ निकल पड़ता है और वो सीधा अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वो किचन में आता है और उस दवा वाली पौधे को काटकर उससे दवा बनाने का आदेश देता है। ये सुनकर शाऊ तो बुरी तरह डर जाती है कि हे भगवान, ये लोग मुझे काट कर खा जाना चाहते हैं। वो सोचती है कि अब तो मेरी शामत आ गई। फिर जैसे ही सहायक उस चाकू से शाऊ को काटने की कोशिश करता है, शाऊ अपनी बची खुची जादुई ताकत से खुद को बचा लेती है और वो चाकू उड़कर दूर दीवार पर जाकर लग जाता है। सहायक फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर वही होता है, चाकू दूर चला जाता है। तो चिन कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं खुद करके देखता हूँ। लेकिन जब वो कोशिश करता है तो चाकू फिर से उड़कर दूर चला जाता है। शाऊ मन ही मन सोचती है कि वाह, लगता है मैं अभी भी इतनी ताकतवर हूँ। कम से कम खुद को बचाने लायक जादुई शक्ति तो बची हुई है मेरे पास। फिर चिन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि एक काम करो, इस दवा वाली पौधे को सीधा उबलते पानी में डाल दो। फिर वो लोग बेचारी शाऊ को गर्म पानी में डाल देते हैं और वो उबलने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती हुई कि अरे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। वो दर्द से कराह रही होती है और सोचती है कि अब तो गया काम से। लेकिन तभी चिन को कंपनी से कोई जरूरी कॉल आ जाती है, तो वो कहता है कि अभी के लिए इस दवा वाली पौधे को रख दो, मैं बाद में देखता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नौकरानी गैस बंद कर देती है और शाऊ राहत की सांस लेती है कि उफ, आखिरकार बच गई मैं। आज तो मेरा सूप बनने वाला था। सच में गुरुजी ने सही कहा था कि ये दुनिया कितनी डरावनी जगह है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने पर तुला है। फिर हम देखते हैं कि चिन जब घर से निकल रहा होता है तो उसकी चाची और चचेरा भाई घर पर आ चुके होते हैं। वो लोग चिन का मजाक उड़ाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि पता नहीं दादी ने इसे कंपनी का बॉस क्यों बना रखा है, जबकि ये इतना बीमार है और ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। चिन उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तभी हम शाऊ की तरफ जाते हैं, जो बहुत गुस्से में है कि ये चिन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे उबलते पानी में पकाना चाहता था। वो सोचती है कि बस जैसे ही मुझे अपनी असली ताकत वापस मिलेगी, मैं इसे सबक सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। फिर हम चिन को देखते हैं जो अपनी कंपनी पहुंच जाता है। वहाँ कोई आदमी उससे मिलने आया होता है, क्योंकि चिन उस पेंडेंट वाली लड़की को ढूंढ रहा था, यानी शाऊ को। वो फोटोग्राफर बताता है कि मैंने गलती से उस लड़की की तस्वीर खींच ली है जिसके पास वैसा ही पेंडेंट है जैसा आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर अचानक ली गई थी तो इसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। फिर तस्वीर में जो जगह दिख रही होती है, सहायक उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही पहाड़ है जहाँ से हमने वो दवा वाली पौधा लाई थी। तो चिन कहता है कि मतलब वो लड़की वहीं कहीं आसपास रहती होगी। फिर वो फोटोग्राफर को जाने के लिए कह देता है। अब हम शाऊ को देखते हैं जो उस डिब्बे में बंद पड़ी है और गुस्से से भरी हुई सोच रही है कि मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है, मैं तो आजाद घूमना चाहती हूँ। तभी वहाँ चिन की चाची और चचेरा भाई आ जाते हैं जो इसी दवा वाली पौधे को चुराने आए होते हैं। वो लोग शाऊ को उस डिब्बे में देखते हैं, उसे उठाते हैं और चुपके से ले जाते हैं। इधर चिन कंपनी में है और उसे थोड़ा बीमार सा लगने लगता है, जैसे कमजोरी आ रही हो। तभी सहायक आकर बताता है कि बॉस, आपकी दादी की जन्मदिन की पार्टी का सब इंतजाम हो गया है। तो चिन अपनी दादी के लिए तोहफा तैयार करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि दादी की जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाती है और चिन के चाचा चाची और चचेरा भाई उनके साथ ही होते हैं। तभी चिन भी पार्टी में पहुंचता है और दादी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो चिन से कहती है कि बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम जो दवा वाली पौधा ढूंढ रहे थे जो तुम्हारी जान बचा सकती है, वो तुम्हारे चचेरे भाई को मिल गई है। चिन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि अरे, तो तुमने भी वो पौधा ढूंढ ली। तभी चचेरा भाई कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कंपनी का वो बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि ये पौधा इतनी कीमती है, इससे तुम्हारी जान बचेगी। प्रोजेक्ट तो तुम मुझे दे ही सकते हो। चिन साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही वो पौधा है। वो दादी को सब बताता है कि कैसे उसने वो ढूंढी थी। तो चाची कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, वो दवा वाली पौधा तो सिर्फ एक ही हो सकती है, तुम्हारे पास कैसे होगी। फिर चिन अपने गार्डों को बुलाकर उसी पौधे वाले डिब्बे को मंगवाता है, लेकिन जब वो खोलता है तो अंदर पौधा होती ही नहीं। तो सब हंसने लगते हैं कि देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहा था कि मुझे भी वो मिल गई है। फिर चचेरा भाई अपना डिब्बा मंगाता है और दादी को दिखाता है कि देखो, ये मैंने ढूंढ कर लाई है, असली वाली। सब देखकर खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये तो वाकई वो ही है। चिन इसे देखकर सोचता है कि ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी मैंने ढूंढी थी। तभी शाऊ मन ही मन चिल्ला
चिल्ला रही होती है कि अरे ये मैं हूँ, इसने मुझे चुराया है। लेकिन चिन को उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती। तभी दादी भी चिन को सलाह देती है कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी कंपनी से ज्यादा कीमती है, तो अपने चचेरे भाई को वो प्रोजेक्ट दे दो और ये दवा वाली पौधा ले लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन चिन कहता है कि नहीं दादी, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी जन्मदिन की पार्टी के लिए आया था, अब मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर चिन वहाँ से जाने लगता है और शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अरे इसने मुझे पहचाना तक नहीं, कितना बेवकूफ है ये। फिर चिन अपने सहायक को आदेश देता है कि जाओ और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करो, पता लगाओ कि किसने वो पौधा चुराई है, मैं जानना चाहता हूँ। इधर शाओ को भी गुस्सा चढ़ रहा होता है कि उस मूर्ख ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन अब मुझे खुद को बचाना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। फिर वो अपनी बची हुई जादुई ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और किसी तरह उस डिब्बे से निकलकर भागने लगती है। तभी चचेरे भाई और बाकी लोग देख लेते हैं कि वो जादुई पौधा वहाँ नहीं है। सब हैरान होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं। शाओ भागते भागते पार्टी से बाहर निकल आती है, जहाँ चिन अपनी कार के पास खड़ा है और कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी चिन के चाचा चाची, चचेरा भाई और बाकी लोग हंगामा करते हुए आ जाते हैं। वो सब चिन पर आरोप लगाने लगते हैं कि तूने वो दवा वाली पौधा चुराई है और यहाँ ले आया है। चचेरा भाई तो सीधे सीधे चिन पर इल्जाम लगाकर कहता है कि जल्दी से वो पौधा वापस दे, नहीं तो देख लेना। तभी हम देखते हैं कि शाओ चुपके से किसी तरह कार के अंदर घुस जाती है और फिर चिन अपने चाचा चाची और चचेरे भाई से कहता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया, तुम लोग बिना सबूत के आरोप मत लगाओ, ये गलत है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर तूने नहीं चुराया तो हमें अपनी कार चेक करने दे, क्या पता तूने पहले ही कार में छुपा दी हो। शाओ मन ही मन सोचती है कि अब तो ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, मैं कहाँ छुपूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो घबरा रही होती है और सोचती है कि अब क्या करूं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तभी चिन अपने चचेरे भाई से कहता है कि ठीक है, अगर ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, लेकिन अगर वो पौधा यहाँ नहीं मिली तो शर्त के मुताबिक मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तैयार हो। चचेरा भाई तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन चाची इसके लिए राजी हो जाती है और फिर सब मिलकर चिन की कार में हर कोने को छानने लग जाते हैं। शाओ बुरी तरह डर जाती है और छुपने की पूरी कोशिश करती है, इधर उधर सरकती रहती है और आखिरकार वो बच जाती है। वो लोग उसे देख ही नहीं पाते। फिर चिन कहता है कि देखा, मेरी कार में कुछ नहीं मिला ना, अब शर्त के हिसाब से मैं इसका हाथ तोड़ता हूँ, चलो। चचेरा भाई तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। इधर हम देखते हैं कि शाओ कार से बाहर निकल आती है और अचानक वापस इंसान के रूप में बदल जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि वाह, मैं ठीक हो गई, मेरी ताकत लौट आई। फिर वो जोर से चिल्लाती है कि हाँ, उस चचेरे भाई को सजा मिलनी चाहिए, उसने मुझे चुराया था, अब देखो क्या होता है। तभी एक सफाई वाली आंटी शाओ को पौधे से इंसान बनते हुए देख लेती है और वो बुरी तरह चौंक जाती है। फिर चिन यहाँ अपने चचेरे भाई को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देता है और जैसे ही कार में बैठने लगता है, तभी वो सफाई वाली आंटी जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताती है कि अरे ये लड़की इंसान नहीं है, ये तो उस दवा वाली पौधे की आत्मा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और शाओ की तरफ देखने लगते हैं। फिर दादी पूछती है कि क्या हमने सही सुना, ये लड़की इंसान नहीं बल्कि दवा वाली पौधा है। शाओ मन ही मन सोचती है कि इन लोगों को मेरी असली पहचान पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर वो फटाफट कहती है कि नहीं नहीं, गलत देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। तो वो सफाई वाली आंटी कहती है कि मैंने बिल्कुल साफ देखा है, वो अभी पौधा थी और फिर इंसान बन गई, जरूर ये उस दवा वाली पौधे की आत्मा है, कोई शक नहीं। फिर चिन का चचेरा भाई कहने लगता है कि अरे हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि वो पौधा क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो आत्मा बन चुकी है, अब सब साफ हो गया। फिर सब मिलकर शाओ पर शक करने लगते हैं। तभी वहाँ सफाई वाली आंटी की बेटी आ जाती है और फट से कहती है कि नहीं, मेरी माँ ने गलत देखा होगा, वैसे भी वो बीमार रहती हैं, उन्हें कभी कभी भ्रम हो जाता है, चिंता मत करो। शाओ कहती है कि सुन लिया ना आप लोगों ने, मैं कोई दवा वाली पौधा नहीं हूँ, मुझे बेकार में परेशान मत करो। ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी चचेरा भाई उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम वो आत्मा नहीं हो तो मैंने तुम्हें यहाँ कहीं देखा ही नहीं, तुम अंदर कैसे घुसी, ये हमारा निजी इलाका है जहाँ पार्टी चल रही थी, बाहर के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, तो लगता है तुम ही वो चोर हो जिसने वो दवा वाली पौधा चुराई है, अब सच बोलो। शाओ फट से कहती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, गलतफहमी है तुम्हारी। फिर चिन भी उससे पूछता है कि तो फिर तुम कौन हो और अंदर कैसे आई, सब बताओ। तो शाओ जल्दी से चिन को अपना नाम बताती है कि मैं शाओ हूँ और मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई हूँ, तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुमने ही तो वादा किया था। ये सुनते ही चिन का चाचा कहने लगता है कि देखो, ये सच में चोर है और यहाँ बहाने बना रही है, झूठ बोल रही है। फिर सब
सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी तलाशी लेने की कोशिश करते हैं कि जरूर इसके पास वो पौधा होगी, चलो चेक करते हैं। तभी शाऊ अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके वो जेड वाला पेंडेंट नीचे गिरा देती है और चिन उसे देखते ही पहचान लेता है। वो फटाफट सबको आदेश देता है कि इसे छोड़ दो, कोई हाथ मत लगाओ। फिर वो झट से पेंडेंट उठाता है और बचपन की सारी बातें याद करने लगता है। वो शाऊ से पूछता है कि ये जेड पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला, बताओ ना। शाऊ कहती है कि अरे ये तो तुमने ही मुझे 18 साल पहले दिया था, क्या तुम भूल गए हो सब कुछ। फिर चिन जल्दी से अपना वाला जेड पेंडेंट निकालता है और दोनों को जोड़कर देखता है कि हाँ, ये उसी का आधा हिस्सा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। फिर सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं कि हमने सुना था कि मिस्टर चिन जब छोटे थे तो कुछ बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया था और तभी एक छोटी लड़की ने उनकी जान बचाई थी, जिसे उन्होंने अपना जेड पेंडेंट दे दिया था। तो लगता है ये लड़की वही वाली है। फिर चिन तो बेहद खुश हो जाता है और झट से शाऊ को गले लगा लेता है। कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरी जान बचाने वाली, कितना इंतजार करवाया तुमने। शाऊ मन ही मन खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ इसने मुझे पहचान लिया, अब तो मैं आसानी से इसके करीब रह सकती हूँ और अपना वो जादुई गोला इससे वापस ले सकती हूँ। प्लान काम कर रहा है। तभी दादी पूछती है कि अरे यहाँ क्या माजरा चल रहा है, कोई बताओ तो चिन बताता है कि दादी, ये वही लड़की है जिसने 18 साल पहले मेरी जान बचाई थी, मेरी लाइफ सेवर। आज जो भी गड़बड़ हुई है वो सब सिर्फ गलत फहमी थी, कुछ नहीं। ये यहाँ मेरे लिए आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कोई चोर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। लेकिन चिन की चाची मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि हमें कैसे पता कि ये चोर नहीं है, हम पुलिस में शिकायत करेंगे तभी सच बाहर आएगा, देखते हैं। चिन इसके लिए साफ मना कर देता है और दादी से कहता है कि दादी, आप तो जानती है ना कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, तो मैं इसे बदला देना चाहता हूँ और मैंने इसके लिए कसम खाई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अच्छे से रखूंगा, कोई इसे परेशान नहीं कर सकता, ये मेरा फैसला है। लेकिन चिन के चाचा मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि तू ऐसे किसी अनजान लड़की को अपनी जान बचाने वाली कैसे कह सकता है, मुझे तो पूरा शक है कि ये चोर है, कुछ गड़बड़ है। फिर चाची और चचेरा भाई भी मिलकर चिन को डांटने लगते हैं कि क्या तू पागल हो गया है जो इस लड़की की बातों में आ रहा है, सोच समझकर काम कर। तो शाऊ को गुस्सा आने लगता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बकवास कर रहे हैं, जैसे मैं कोई गलत हूँ। फिर चिन कहता है कि तुम इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम मेरी जान बचाने वाली हो और मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था, अब तुम मिल गई हो तो मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। तो बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, फैसला तुम्हारा है। ये सुनते ही चिन के चाचा, चाची, चचेरा भाई और दादी सब हैरान रह जाते हैं। ये सुनकर शाऊ भी सोचने लगती है कि अरे, मुझे तो बस इससे अपना जादुई गोला चाहिए था, क्या अब सच में शादी करनी पड़ेगी, ये तो नहीं सोचा था। चिन कहता है कि मैं बीमार हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, फिर मेरे जाने के बाद मेरी सारी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी और फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, तुम सुरक्षित रहोगी। तो अभी दादी कहने लगती है कि शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ा फैसला है, सोचो। चिन कहता है कि दादी, मैंने इससे वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी शाऊ भी कहती है कि अरे, शादी करने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत आसान था, चलो देखते हैं। फिर वो फट से चिन को चूमने लगती है और उसके अंदर से अपना जादुई गोला निकालने की कोशिश करती है और यहाँ चिन तो बेहद खुश हो जाता है और वो भी उसे चूमने लगता है। ये देखकर चाचा, चाची और चचेरा भाई आपस में कहने लगते हैं कि वाह, ये लोग कितने बेशर्म हैं, सबके सामने ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दादी तो ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है और तभी शाऊ सोचने लगती है कि अरे, ये जादुई गोला निकला क्यों नहीं, क्या गड़बड़ है। फिर यहाँ चिन तो बहुत खुशी से भरा हुआ है और वो शाऊ से कहता है कि क्या हम दोनों के बीच चीजें थोड़ी ज्यादा तेज नहीं हो गईं, जैसे कोई रेस चल रही हो। तो शाऊ कहती है कि क्यों ना हम फिर से कोशिश करें, एक बार और चूम लें। चिन कहता है कि पहले तुम मुझसे शादी कर लो, फिर जितना मन करे उतना कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। तो दादी कहती है कि मुझे पता है कि तुम युवा लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन देखो सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं, थोड़ा शर्म करो। शाऊ मन ही मन सोचती है कि लगता है वो जादुई गोला इसके पास इतने समय से था कि अब ये इसके अंदर अच्छे से घुल मिल गया है, मतलब अब मुझे दोहरी साधना करके ही इसके अंदर से वो गोला निकालना होगा, कोई और रास्ता नहीं। फिर शाऊ फट से चिन से शादी करने के लिए हामी भर देती है, कहती है कि ठीक है, चलो करते हैं।
फिर चिन का चचेरा भाई उसे कहने लगता है कि ठीक है, ये तुम्हारी जान बचाने वाली है तो क्या हुआ, इससे ये साबित नहीं होता कि ये चोर नहीं है। पहले बताओ कि ये चोर है या नहीं, मुझे तो इसकी तलाशी लेनी ही है, देखते हैं क्या छुपाया है। ये सुनते ही चिन गुस्से से चचेरे भाई को पैर से मारता है और चिल्लाता है कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इसकी तलाशी लेने दूंगा, दूर रहो। चाचा चाची यहाँ चिन पर चिल्लाने लगते हैं तो दादी चिन का साथ देते हुए उन पर चिल्लाती है कि चिन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोग गलत कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, पार्टी खत्म। फिर चिन वहाँ से शाओ को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है और वो उन लोगों को चिढ़ाते हुए उसके साथ चली जाती है। फिर कार में जाते हुए चिन शाओ से पूछने लगता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया था कि तुम उसी पहाड़ पर रहती हो, लेकिन जब मैं वहाँ ढूंढने गया तो तुम कहीं नजर नहीं आई, कहाँ छुपी हुई थी। शाओ मन ही मन सोचती है कि कितना बेवकूफ है ये, वहाँ तो सिर्फ राक्षस जैसे जीव रहते हैं, इंसान कहाँ टिक पाएंगे। फिर वो उसे बताती है कि मैं तो उसी के पास वाले गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ शांत और हरा भरा है। और फिर वो चिन से पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे बदला देने के लिए कुछ भी दे सकते हो, तो क्या मैं तुमसे कोई चीज मांग सकती हूँ, बताओ ना। तो चिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो मन करे मांग लो। तो शाओ कहती है कि मुझे आज रात तुम्हारे साथ सोना है। ये सुनकर चिन हैरान रह जाता है और उसका सहायक भी चौंक जाता है। चिन कहता है कि साथ सोना तो शादी के बाद होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो शाओ कहती है कि ठीक है, तो चलो अभी शादी कर लेते हैं, देर किस बात की। तो चिन बताता है कि इस समय कोई शादी का दफ्तर खुला नहीं होगा, रात हो चुकी है, कम से कम सुबह तक तो इंतजार करना पड़ेगा, और वैसे भी किसी लड़के के साथ सोना बहुत निजी बात है, तो ऐसा किसी और से मत कहना, सावधान रहना। तो शाओ कहती है कि तुम तो कोई साधारण लड़का नहीं हो, तुम खास हो मेरे लिए। तो ये सुनकर चिन खुश हो जाता है और शाओ मन ही मन सोचती है कि बिल्कुल, क्योंकि तुम तो मेरे जादुई गोले हो, सब कुछ उसी से जुड़ा है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ सो जाती है और चिन उसे देखने आता है। वो उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाता है और फिर बाहर आ जाता है। उसका सहायक बताता है कि बॉस, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल गई है, अब देख सकते हैं। तो चिन कहता है कि हाँ, अब मैं देख कर रहूंगा कि आखिर उस दवा वाली पौधे को चुराया किसने, कोई नहीं बचेगा। फिर वो देखने जा रहा होता है कि तभी हम शाओ को देखते हैं जो ये सारी बातें सुन लेती है, और फिर वो वहाँ आकर सोचने लगती है कि ये लोग अभी भी उस दवा वाली पौधे को ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, क्या ये मुझे खाकर ही मानेंगे। फिर वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद चिन को पता चल जाता है कि पौधे को चुराने वाले उसकी चाची और चचेरा भाई थे, और चिन कहता है कि रुको, मैं जाकर उनसे वो पौधा वापस लेकर आता हूँ। तो सहायक कहता है कि उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे, मतलब वो पौधा सच में उनके पास नहीं है, कोई और चोरी कर गया होगा। फिर सहायक को शक हो जाता है कि कहीं बॉस आपकी होने वाली पत्नी ने ही तो वो चुराई नहीं है, क्योंकि वो अचानक यहाँ आई है। चिन उसे आदेश देता है कि जाओ और सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ले आओ, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वो दवा वाली पौधा चाहिए, समझे। और फिर सहायक चिन को वो रिकॉर्डिंग लाकर दे रहा होता है। तो शाओ ये देखकर डरने लगती है कि अगर इसने देख लिया कि मैं कैसे पौधे से इंसान बन रही थी, तो मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी, और फिर मैं अपना जादुई गोला इससे कैसे लूंगी, ये तो मुश्किल हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर जैसे ही वो वीडियो शुरू करके देखने वाला होता है, शाओ फट से अंदर आ जाती है और उसके ऊपर कूदकर बैठ जाती है और वो बटन दबाकर वीडियो बंद कर देती है। फिर वो बताने लगती है कि जब तुम कमरे से गए थे तो वहाँ कोई चोर घुस आया था और उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैं डर गई थी, वो कहाँ भाग गया पता नहीं। फिर चिन अपने सहायक को देखने जाने को कहता है, तो शाओ कहती है कि प्लीज तुम भी चलो देखने, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले मत छोड़ो। तो चिन भी सहायक के साथ देखने चला जाता है और शाओ सोच रही होती है कि अब इस चीज को मैं कैसे तोड़ूं, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। फिर वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, और दूसरी तरफ चिन और सहायक जब उस आदमी को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, जैसे वो गायब हो गया हो। तभी उन्हें स्टडी रूम से आवाज आती है। तो सहायक कहता है कि बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी सबूत मिटाने के लिए आपके कंप्यूटर को तोड़ रही है, जल्दी चलो देखें। फिर जब वो लोग स्टडी रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा लैपटॉप फूट चुका है और शाओ का मुंह पूरा काला हो चुका है। फिर वो बहाना बनाकर बताने लगती है कि हमारे पहाड़ पर ऐसी कोई मशीन नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे चलाते हैं,
और मैंने गलती से इसे तोड़ दिया, सॉरी। सहायक सोचता है कि वाह, ये बहाना कितना अजीब है, बॉस कैसे इस पर यकीन करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन चिन यहाँ शाओ से कहता है कि कंप्यूटर टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सावधान रहना, खुद को चोट मत लगने देना, वो ज्यादा जरूरी है। सहायक ये सुनकर हैरान रह जाता है कि बॉस सच में इस पर विश्वास कर रहे हैं, कितना अजीब है। शाओ चिन से कहती है कि क्या तुम मुझे सच में विश्वास नहीं करोगे, बताओ ना। तो चिन कहता है कि बिल्कुल करूंगा, तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बस मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे हर बात सच्ची बोलोगी, कोई झूठ नहीं। तो बताओ, क्या तुम सच में मुझे ढूंढने आई थी? तो शाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मन ही मन सोचती है कि मैं तो अपना जादुई गोला ढूंढने आई थी और उसके लिए मुझे तुम्हारी ही जरूरत है, तो मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, सब सही है। फिर चिन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम कमरे में जाओ, आराम करो। मैं नौकरानी से कहता हूँ कि वो तुम्हें साफ करने में मदद करे, चेहरा धो लो, चेहरा धोवे के। फिर शाओ वहाँ से कमरे में चली जाती है और सहायक कहने लगता है कि बॉस, मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए उसे फोड़ा है। चिन कहता है कि अगर ये बात सच्ची भी हो तो मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि चचेरा भाई वो सबूत लेकर जाए। अगर शाओ ने ही वो दवा वाली पौधा ली होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी अपनी है। अब उसे जो भी चीज चाहिए मैं खुशी खुशी दे दूंगा। और फिर अगली सुबह चिन शाओ को साथ लेकर अदालत जाता है और शादी का प्रमाण पत्र ले लेता है, जैसे कोई जल्दी में खुशखबरी मनाने वाला हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी और शानदार शादी का इंतजाम करूंगा, सब कुछ यादगार बनेगा। फिर वहाँ सहायक और सारे नौकर आते हैं और दोनों को शादी की बधाई देते हैं, कहते हैं कि घर अच्छे से सजा हुआ है। फिर शाओ जैसे ही चिन के साथ उसके घर पहुँचती है तो वो बेहद खुश हो जाती है कि वाह, तुम्हारा घर तो सच में कितना विशाल है, कल रात तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं था, सब कुछ धुंधला लग रहा था। चिन मन ही मन सोचता है कि लगता है ये पहले बहुत घूमी फिरी है। फिर वो उसे कहता है कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, अब से ये तुम्हारा भी घर है, चलो मैं तुम्हें पूरा घर घुमाता हूँ, हर कोना दिखाता हूँ। लेकिन शाओ कहती है कि नहीं, इसकी क्या जरूरत, अभी हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है, तो चलो जल्दी से बिस्तर पर चलते हैं, देर मत करो। ये सुनकर चिन को खांसी आने लगती है, जैसे कोई हैरान हो गया हो। तो शाओ कहती है कि अरे तुम तो अब भी कमजोर लग रहे हो, कहीं बीच में ही बेहोश तो नहीं हो जाओगे, चिंता हो रही है। तो चिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, और ये मेरी पत्नी का आदेश है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। फिर दोनों चूमने लगते हैं, वो उसे चूमता है और जब अपना शर्ट उतार रहा होता है तो शाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तभी चिन की तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से खून आने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। शाओ से कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे पास अभी थोड़ा और समय है, लेकिन लगता है ये मेरा आखिरी दिन है। फिर वो बेहोश हो जाता है तो शाओ सोचती है कि अब मैं इसे कैसे बचाऊं, कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। फिर वो अपना दवा वाला थोड़ा सा हिस्सा तोड़ती है और उसके मुंह में डाल देती है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा तोड़ने से शाओ खुद कमजोर महसूस करने लगती है, जैसे ताकत चली गई हो, और वो भी बेहोश हो जाती है। इधर चिन ठीक हो जाता है और जैसे ही होश में आता है तो शाओ को अपने पास देखकर खुद को दोषी महसूस करने लगता है कि ये इतनी जवान है और मैंने इसके साथ शादी करके गलत किया, इसके साथ ये सब अनुचित है, मुझे सोचना चाहिए था। और फिर सुबह उठने के बाद जब शाओ नाश्ता करने जाती है तो घर की देखभाल करने वाली उसे बताती है कि बॉस कंपनी चले गए हैं, उनकी एक जरूरी बैठक थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन अपनी बैठक में होता है और शाओ घर पर कुछ काम कर रही होती है। जब उसके हाथ में थोड़ी चोट लगती है तो चिन को भी दर्द होता है, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे दुख रहा हो, कहीं मेरी बीमारी और बढ़ तो नहीं गई, चिंता होने लगती है। फिर वो इस बारे में अपने गुरु को फोन करके बताता है कि कल मैं कितना बीमार हो गया था, जैसे मौत के करीब था, लेकिन सुबह उठा तो एकदम ठीक था। तो गुरु समझ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने वो दवा वाली पौधा खाई है, क्योंकि सिर्फ उसी से ही तुम ठीक हो सकते हो, कोई और तरीका नहीं। तो ये सुनकर चिन सोच में पड़ जाता है कि रात में तो मेरे पास शाओ थी, कहीं उसने ही वो दवा वाली पौधा चुराई तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शाओ चिन की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है, उसके लिए कुछ खाना लेकर। मन ही मन सोचती है कि अब मैं उससे मिलूंगी और मौका देखकर फिर से उसके अंदर से अपना जादुई गोला निकालने की कोशिश करूंगी, प्लान बनाना पड़ेगा। तभी पहरेदार उसे रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। तो शाओ बताती है
है कि मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ, तो पहरेदार सोचता है कि ये कोई विदेशी लड़की है जो बॉस को अपना पति बता रही है, कितना अजीब है। तो वो उसे बिल्कुल अंदर नहीं जाने देता। तो शाओ को अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर शाओ जब चिन के दफ्तर के बाहर पहुँच रही होती है, तभी वो दो पौधों को आपस में बातें करते सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि चिन कितना बेचारा है, उसका चचेरा भाई उसे कोई जहर देने वाला है जिससे उसे एलर्जी हो जाएगी। बेचारा पहले से बीमार था, अब और खराब हो जाएगा। शाओ ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और फिर उन पौधों से सारी बातें पूछती है, तो वो उसे सब कुछ बता देते हैं। शाओ सोचती है कि यहाँ मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई और उसे नुकसान पहुँचाने की सोचे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर शाओ तेजी से जाती है और चिन को वो रस पीने से रोक देती है और रस का गिलास फेंककर वो उसे बताती है कि इसमें तुम्हारे चचेरे भाई ने नुकसान पहुंचाने वाली चीज मिलाई है जिससे तुम्हें एलर्जी हो जाए, और वो इसका पूरा सबूत दे देती है। फिर जिस आदमी ने वो मिलाया था वो फट से कबूल कर लेता है कि ये सब उसके चचेरे भाई का काम है। चिन तुरंत उसे वहाँ से निकलवा देता है और फिर अपने चचेरे भाई से कहता है कि तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा, अब देखो क्या होता है। लेकिन ये चचेरा भाई भी हार नहीं मानता और चिन से लड़ाई करने की कोशिश करता है। फिर तभी वहाँ चिन की चाची और दादी आ जाती हैं और चचेरे भाई की माँ उसका साथ देने लगती है कि मेरे बेटे ने क्या गलत किया जो तुम उसके पीछे पड़े हो, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचा रही हो। फिर ये चचेरा भाई भी दादी से कहने लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ये हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। तो शाओ वहाँ अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करती है और वो कागज जैसी चीज उसके मुंह पर लगाती है, तो वो सारा सच उगल देता है कि कैसे उसने चिन को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके रस में एलर्जी वाली चीज मिलाई थी जिससे वो और बीमार हो जाए। फिर वो अपने मुंह से सारी बातें बता देता है, तो दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोर का थप्पड़ मारती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई चिन को चोट पहुंचाने की। लेकिन फिर चचेरा भाई और उसकी माँ मिलकर शाओ पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो चिन उन पर चिल्लाता है और फिर अपनी दादी से कहता है कि मैं आपको बताना ही भूल गया था कि अब शाओ मेरी पत्नी है। तो ये सुनकर चचेरा भाई और उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर चिन की चाची कहने लगती है कि जरूर तुम दोनों ने मिलकर काम किया है और तुम ही लोगों ने वो दवा वाली पौधा चुराई थी और अब हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तो चिन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे उस पौधे की याद दिलाई, अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि चोर कौन था। फिर वो दादी को बताता है कि चचेरे भाई ने ही वो पौधा चुराई थी। तो दादी को और गुस्सा आता है और वो उसे एक और थप्पड़ मारती है। फिर वहाँ चिन के गुरु भी आ जाते हैं और अपनी ताकत से उन्हें पता चल जाता है और वो सबको बताते हैं कि वो दवा वाली पौधा यहीं कहीं है छुपी हुई। तो चचेरा भाई ये सुनते ही कहता है कि मैं कहता था ना कि इन्हीं लोगों ने चुराई है, तो जरूर इस लड़की के पास होगी। तभी गुरु अपनी जादुई ताकत से शाओ की तरफ इशारा करता है और सबको बता देता है कि दवा वाली पौधा कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है और ये इंसान नहीं है। शाओ ये सुनकर हैरान हो जाती है और बाकी सब भी, और चिन सारी बातें याद करने लगता है कि उसे कितने संकेत मिले थे कि यही वो पौधा हो सकती है। फिर वो भी शक करने लगता है और तभी शाओ अपनी ताकत से उस निशान को हटा देती है और कहती है कि देखो, गुरु ने जो तरीका अपनाया वो गलत था, ये मैं नहीं हूँ और तुम लोग बेकार में मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन गुरु को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो उसके ऊपर जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ तो उससे भी ज्यादा मजबूत होती है और वो सोचती है कि मैं 1000 साल पुरानी हूँ और मैंने इतनी साधना की है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। फिर उसके बाद गुरु और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और चिन शाओ का हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर जाने लगता है। तो शाओ कहती है कि पति जी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो चिन कहता है कि घर चलते हैं। फिर दोनों कार में होते हैं तो शाओ उसे बताती है कि असल में मैं पहाड़ से नीचे कोई चीज ढूंढने आई थी और वो चीज तुम्हारे पास है। चिन उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बताया। देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और मन ही मन सोचता है कि अगर ये सच में दवा वाली पौधा भी निकली तो भी मैं इसका ध्यान रखूंगा। तभी ब्रेक लगते ही शाओ आगे टकरा जाती है और उसे चोट लगती है। तो चिन को भी दर्द महसूस होता है। फिर उसे शक होता है कि शाओ को चोट लगती है तो मुझे दर्द क्यों होता है। फिर वो शाओ के सिर पर हल्का सा मार कर देखता है तो खुद को ही दर्द होता है। वो बुरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। फिर वो अपने दफ्तर में बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है और सहायक को बुलाकर आदेश देता है कि तुम शाओ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे शक है कि वो सच में वो दवा वाली पौधा है। सहायक ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि बॉस, लेकिन आपको तो लग रहा था कि गुरु झूठ बोल रहा है। ओह, अब मैं समझा, आपको सब पता चल गया था लेकिन आपने जानबूझकर अपनी पत्नी का राज
कागज नहीं खोला, आप उन्हें बचा रहे थे। चिन कहता है कि अभी मैं खुद भी पक्का नहीं हूँ, तुम जाओ और जितना मैंने कहा है उतना पता लगाओ। तो सहायक रुककर पूछता है कि बॉस, अगर सच में आपकी पत्नी वो दवा वाली पौधा निकली तो क्या आप उन्हें पूरा खा जाने वाले हैं? ये सुनकर चिन गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चिन क्लब में जाकर पीने लगता है और दूसरी तरफ शाओ घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। फिर उसे घर की देखभाल करने वाली से पता चलता है कि वो किसी कार्यक्रम के लिए क्लब गया है। फिर शाओ भी उसे लेने के लिए क्लब आ जाती है और तभी वहाँ 3 आदमी उसे तंग करने लगते हैं। फिर शाओ अपनी जादुई ताकत से उन्हें सबक सिखाने लगती है और तभी चिन का दोस्त आकर शाओ की वीडियो बना लेता है और फिर वो अंदर जाकर चिन को दिखा देता है। फिर शाओ को वीडियो में देखते ही चिन तेजी से बाहर आता है और एक आदमी शाओ के सिर पर बोतल मारने वाला होता है, तो चिन फट से जाकर शाओ को बचा लेता है। शाओ कहती है कि चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। चिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तो शाओ बताती है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पी रहे हो तो मैं तुम्हें घर ले जाने आई थी। तो चिन कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तो चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं, देर मत करो। तभी शाओ ने जिस आदमी को मारा था वो उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, रुको, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो उन लोगों को डराने की कोशिश करने लगता है, तरह तरह की धमकियाँ देता है। तो चिन कहता है कि लगता है तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। फिर जैसे ही चिन अपना नाम और पहचान बताता है वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और चिन उसे दिवालिया कर देने की धमकी देता है। फिर शाओ को साथ लेकर घर आ जाता है। घर पर पहले से ही चिन की बचपन की दोस्त लिन उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाई होती है। जैसे ही वो देने लगती है तभी शाओ को देखकर पूछती है कि ये कौन है, यहाँ क्या कर रही है? तो शाओ कहती है कि तुम इतनी रात गए मेरे घर आई हो और पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। तो लिन कहती है कि तुम्हारा घर, ये तो चिन का घर है ना, तुम क्या बोल रही हो? चिन बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। फिर वो शाओ को भी बताता है कि ये लिन है, मेरे परिवार के दोस्त की बेटी है। तो शाओ यहाँ बुरी तरह जलन महसूस करके लिन से कहने लगती है कि धन्यवाद मिस लिन, इतनी रात को मेरे पति के लिए तोहफे लाने के लिए। फिर लिन गुस्से से भर जाती है कि मुझे विदेश गए कुछ ही महीने हुए हैं और तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली। तो चिन उसे साफ साफ समझाता है कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था, तो अब तुम यहाँ से जाओ, देर हो रही है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शाओ जलन से भरी हुई चिन से कहने लगती है कि मुझे इस लड़की के इरादे साफ नहीं लगते। चिन कहता है कि लेकिन मेरी तरफ से तो वो सिर्फ बहन जैसी है, कोई और बात नहीं। शाओ मानने को तैयार नहीं होती। तो चिन कहता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को कैसे यकीन दिलाऊं, बताओ ना। तो शाओ कहती है कि चलो तो आज रात हम अपनी शादी की रात मनाते हैं। फिर रात में जब चिन नहा रहा होता है तो वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि सहायक कह रहा था कि अगर पत्नी सच में दवा वाली पौधा निकली तो क्या मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब रुक जाए। फिर वो शाओ के पास जाकर बहाना बनाने लगता है कि मुझे अभी एक जरूरी काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम थोड़ा तो ध्यान दो। फिर वो उसे चूमने लगती है तो चिन भी उसे चूमता है। और फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चिन अपने दफ्तर में बैठकर कल रात के चुंबन के बारे में सोचकर बेहद खुश हो रहा होता है। तभी सहायक कुछ जानकारियां लेकर आता है और बताता है कि मैंने उस पहाड़ के पास वाले गांव के बारे में पता किया, लेकिन वहां शाओ नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। तो मिस शाओ ने आपसे झूठ बोला है और मैंने ये भी सुना कि उस पहाड़ पर अमर जीव रहते थे। ये बात सारे गाँव वालों को पता है, इसलिए कोई वहाँ नहीं जाता किसी को परेशान करने के लिए। फिर चिन समझ जाता है कि मैं 2 बार उसी पहाड़ पर शाओ से मिला था, तो लगता है ये बात सच्ची है कि वो सच में वो अमर दवा वाली पौधा है। फिर हम अगले दृश्य में शाओ को देखते हैं जो एक दवा की दुकान के बाहर जाती है और सोचती है कि चिन की सेहत ठीक नहीं है, तभी तो वो मेरे साथ रात नहीं बिता रहा, तो मुझे उसके लिए आज कोई ताकत देने वाली दवा खरीदनी होगी। फिर वो दुकान वाले से बताने लगती है कि उसे किस तरह की दवा चाहिए। तो वहाँ कुछ दवा वाली जड़ी बूटियाँ उसे बोलने लगती हैं कि तुम हमें ले लो, हम सही रहेंगे। तो शाओ कहती है कि हाँ, मुझे यही वाली दो। तभी लिन वहाँ पहुँच जाती है और शाओ का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कितनी पुरानी सोच वाली हो, चिन इतना अमीर है और वो हमेशा अच्छी दवाएं इस्तेमाल करता है और तुम ये सस्ती जड़ी बूटियाँ उसके लिए ले रही हो, कितना अजीब है। तो शाओ कहती है कि अब हमारे बीच कोई फर्क नहीं है, हम शादीशुदा हैं। तो लिन जलन से भरकर कहने लगती है कि वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और जैसे ही मन भर जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। शाओ कहती है कि लेकिन अभी तो मैं उसके लिए नहीं हूँ और उल्टा तुम पुरानी हो गई हो क्योंकि तुम उसकी बचपन की दोस्त हो और मुझे नहीं लगता कि वो तुम में जरा भी रुचि रखता है। लिन और शाओ के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक आदमी दवा खरीदने आता
आता है और दुकान वाला उसे दवा दे रहा होता है। शाओ उसे देखते ही बता देती है कि ये दवा सही नहीं है, ये खराब हो चुकी है, मैं इसकी महक से ही पहचान सकती हूँ, बस सूंघ कर। लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और एक दवा का जानकार शाओ से शर्त लगाता है कि चलो हम मुकाबला करते हैं कि कौन दवाओं को बेहतर पहचानता है, फिर साबित हो जाएगा कि हम में से कौन बड़ा जानकार है। तो शाओ भी मान जाती है। फिर वो आदमी तो दवाओं को ठीक से पहचान नहीं पाता और जब शाओ की बारी आती है तो वो आंखें बंद करके ही दवाओं को पहचान लेती है, क्योंकि वो दवाएं खुद ही उसे बता देती हैं कि हम कौन सी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन अपनी कंपनी की बैठक में होता है, लेकिन जैसे ही उसे इस बारे में खबर मिलती है वो फटाफट वहाँ पहुँच जाता है। और फिर जैसे ही दुकान वालों को पता चलता है कि शाओ का पति कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चिन है, तो वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तभी तो ये लड़की इतनी कमाल की है। चिन उन लोगों पर चिल्लाता है कि अगर ये मेरी पत्नी न होती तो तुम लोग इसे ऐसे ही परेशान करते रहते। लेकिन वो आदमी चिन से डरता नहीं है और उससे झगड़ने लगता है। तभी वहाँ उस आदमी का बॉस आ जाता है जो उसका शिक्षक है, लेकिन वो उसी को डांटता है कि गलती तेरी है और तू शाओ पर आरोप नहीं लगा सकता, वो सच में एक जानकार है, तू गलत है। फिर वहाँ लिन बुरी तरह डर जाती है कि सब शाओ का साथ दे रहे हैं, तो वो माफी मांगने लगती है। लेकिन शाओ कहती है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, तुम शर्त हार गई हो तो जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। और फिर वो उससे अपना काम करवाकर बेहद खुश हो जाती है। फिर दुकान से बाहर निकलने के बाद शाओ चिन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए और दादी के लिए खास दवाएं खरीदी हैं और इनसे मैं तुम लोगों के लिए अच्छी दवा बनाऊंगी। चिन यहाँ शाओ को साफ साफ बताता है कि असल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस इसलिए तुम्हारे साथ रात नहीं बिता रहा था क्योंकि बाद में तुम्हें अफसोस न हो। शाओ कहती है कि मुझे तो इसी बात का अफसोस है कि तुम मेरे साथ रात क्यों नहीं बिता रहे। तो चिन मान जाता है और शाओ खुशी से उसके गाल पर चूमती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो कार में जाकर बैठ जाती है और तभी सहायक आकर चिन से कहता है कि बॉस, उस दिन आपकी पत्नी ने जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खराब की थी वो अब वापस ठीक हो गई है, तो क्या आप अभी देखना चाहते हैं? चिन मना करता है कि नहीं, अभी मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताने जा रहा हूँ, ये चीज मैं बाद में देखूंगा, कोई जल्दी नहीं। ये कहकर चिन भी शाओ के साथ कार में बैठकर चला जाता है। तो फिर हम चिन के गुरु को देखते हैं जो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर उस दवा वाली पौधे का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। फिर वो अपनी ताकत से जादुई शीशे में देखने की कोशिश करते हैं कि वो दवा वाली पौधा किसके पास है, तो उसमें शाओ का चेहरा दिखने लगता है। तो गुरु बुरी तरह चौंक जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। फिर वो और ज्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं तो उन्हें बचपन से लेकर सारी कहानी दिखाई देती है और गुरु को पता चल जाता है कि शाओ असल में वही दवा वाली पौधा है जो बचपन में इंसान के रूप में आई थी और तभी उसका जादुई गोला चिन के मुंह में चला गया था, इसलिए वो उसके पास आई है शादी करने के लिए ताकि अपना जादुई गोला वापस ले सके। फिर ये जानकर गुरु और उनका शिष्य समझ जाते हैं कि अगर शाओ ने वो जादुई गोला उससे ले लिया तो चिन मर जाएगा। गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे अभी ये रोकना होगा। फिर उसके बाद चिन शाओ को लेकर रात के खाने की पार्टी में पहुंचता है। वहाँ शाओ दादी को बताती है कि मैं आपके लिए जड़ी बूटियां लाई हूँ और इनसे मैं आपकी अच्छी दवा बनाऊंगी। तो दादी बेहद खुश हो जाती है और शाओ को एक जेड वाला पेंडेंट तोहफे में देती है और ये देखकर चाचा चाची कहने लगते हैं कि ये तो परिवार की पुरानी निशानी है, आप इसे कैसे दे सकती हैं? और मैं आपकी बहू हूँ, आपको मुझे देना चाहिए था। चचेरा भाई भी कहने लगता है कि हाँ, ये तो बस एक गाँव वाली लड़की है और ये इतनी कीमती चीज के लायक नहीं है। तो चिन फट से ब्रेसलेट निकालकर शाओ को पहना देता है और कहता है कि मेरी पत्नी सबसे अच्छी है और ये हर चीज के लायक है। फिर वहाँ दादी शाओ से पूछने लगती है कि हम तुम्हारे परिवार से कब मिल सकते हैं? देखो, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो हम तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते। फिर शाओ कुछ बोल नहीं पाती तो चिन फट से कहता है कि इसके घर वाले बहुत दूर रहते हैं तो वो यहाँ मिलने नहीं आ पाएंगे। तभी चाचा चाची इस बात पर हंसने लगते हैं और ताने मारने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके घर वाले बहुत गरीब हों इसलिए शर्म से मिलने नहीं आ रहे। अगर लोगों को पता चल गया कि हम ऐसे गरीब लोगों से जुड़े हैं तो हमारी कितनी इज्जत कम होगी, कितना बुरा लगेगा। शाओ कहती है कि आपका बेटा अभी हाल ही में जेल गया था ना, तो तब तो आपको उसमें शर्म नहीं आई। शाओ की बातें सुनकर चिन भी बेहद खुश हो जाता है और दादी भी मुस्कुराने लगती है। दादी को तो शाओ बहुत पसंद आती है और फिर वहाँ चाचा चाची गुस्से से भरकर चले जाते हैं और दादी को जब पता चलता है कि शाओ और चिन आज रात साथ बिताने वाले हैं तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों को शुभकामनाएं देकर वहाँ से विदा करती है। फिर कार में जाते हुए शाओ सोचती है कि आज तो मैं अपना जादुई गोला लेकर रहूंगी और चिन उदास होकर सोचता है कि मैं तो जल्दी चला जाऊंगा, काश मैं इसके साथ कुछ और साल जी पाता। तभी गुरु वहाँ पहुँच जाते हैं और सोचते हैं कि ये दवा वाली पौधा कितनी चालाक है जो चिन के आसपास घूम रही है अपना जादुई गोला लेने के लिए।
लिए। फिर वो लोग दादी को इस बारे में बताते हैं, लेकिन साफ साफ नहीं कहते, बस इतना बोलते हैं कि वो दोनों रात साथ नहीं बिता सकते, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। फिर दादी उन्हें होटल का नाम बता देती है कि वो लोग वहाँ गए हैं। फिर अब हम देखते हैं कि शाओ और चिन दोनों होटल के कमरे में आ जाते हैं अपनी शादी की रात मनाने के लिए, और दोनों चूमने लगते हैं। और दूसरी तरफ गुरु और उनका शिष्य तेजी से टैक्सी में बैठकर आ रहे होते हैं। टैक्सी वाला धीरे चला रहा होता है, तो वो लोग उसे ढेर सारे पैसे देकर कहते हैं कि भाई जरा तेज चलाओ, लेकिन फिर वो किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं और वो आदमी बीच सड़क पर उन पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन किसी तरह गुरु वहाँ से निकलकर बाहर पहुँच जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि शाओ चिन के अंदर से अपना जादुई गोला निकाल लेती है और बेहद खुश हो जाती है कि वाह, मुझे मेरी जादुई गोला मिल गई। लेकिन जैसे ही वो निकालती है तभी चिन के मुंह से खून आने लगता है और वो बीमार पड़ने लगता है। तो ये देखकर शाओ डर जाती है और पूछती है कि अरे तुम्हें ये क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। तभी गुरु और शिष्य वहाँ पहुँच जाते हैं और गुरु अपनी जादुई ताकत से शाओ पर हमला करने लगते हैं। तो शाओ भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और फिर वो चिन की तरफ देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना। तो शिष्य कहता है कि तुम ही इसे नुकसान पहुंचा रही हो और यहाँ नाटक कर रही हो। शाओ कहती है कि मैंने कभी इसे चोट नहीं पहुंचाई। तो फिर गुरु और शिष्य बताते हैं कि तुमने जो उसके अंदर से जादुई गोला निकाला है उसी की वजह से वो मर रहा है। शाओ ये जानकर हैरान हो जाती है कि मेरी जादुई गोला की वजह से वो मर जाएगा और अगर मैं इसे वापस कर दूं तो वो जी जाएगा। तो वो अपना गोला उसके अंदर वापस डाल देती है और गुरु को लगता है कि वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोला वापस जाने से चिन ठीक हो जाता है और वो फट से शाओ के सामने आकर गुरु से उसे बचाने लगता है। तो गुरु बताने लगता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, ये लड़की नहीं है, ये तो दवा वाली पौधा है जो अपना जादुई गोला लेने तुम्हारे पास आई थी। चिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो गुरु बताने लगते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुमने गलती से इसका जादुई गोला अपने अंदर ले लिया था और इसी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ी है। फिर शिष्य कहने लगता है कि वैसे गुरु, ये जादुई गोला तो इसका ही है ना, तो ये गलत नहीं होगा अगर हम इसे वापस दें, लेकिन इसके बजाय हम इसे चोट पहुंचाएं। तो गुरु कहते हैं कि तुम किसका साथ दे रहे हो। फिर वहाँ से जाने के बाद चिन बुरी तरह हैरान हो जाता है और शाओ से कहता है कि मतलब तुम सिर्फ जादुई गोला लेने के लिए पहाड़ से मेरे पास आई थी और तुमने इसी वजह से मुझसे शादी की और तुम सिर्फ इसी कारण से मेरे साथ रात बिताना चाहती थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि वो तो पहले से मेरा ही था ना। चिन कहता है कि मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो, हाँ या ना। तो शाओ उसे हाँ कह देती है। ये जानकर चिन बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मतलब अब तक मैं इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर वो गुरु से कहता है कि आप मेरे अंदर से इसका जादुई गोला निकालकर इसे लौटा दो। तो गुरु मना करने लगता है कि अगर ये गोला तुम्हारे अंदर से निकाला तो तुम मर जाओगे। शाओ कहती है कि क्या ये सच में मर जाएगा। तो गुरु कहता है कि नाटक मत करो, तुम इतने समय से इसके पास थी तो तुम्हें पता होगा। शाओ कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। चिन कहता है कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और फिर वो गुरु से कह देता है कि इसकी चीज इसे वापस कर दो। फिर चिन यहाँ शाओ को जबरदस्ती करने लगता है कि अपनी चीज ले लो, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से भाग जाती है। फिर चिन बीमार होने लगता है तो गुरु फट से उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ शाओ सड़क पर अकेली चल रही होती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके गुरु और दोस्त जादुई तरीके से संपर्क करके पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ हो और कब लौट रही हो और क्या तुम्हें तुम्हारा जादुई गोला मिल गया। तो शाओ अपने गुरु को सारी बातें बता देती है कि मैं चिन के अंदर से अपना जादुई गोला नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर निकाला तो वो मर जाएगा, वो पहले से ही इतना बीमार है। तो शाओ की दोस्तें कहने लगती हैं कि तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, वैसे भी वो गोला तुम्हारा ही है, अपना हक लो। शाओ कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ इतना अच्छा रहा है और वो भी तो निर्दोष है ना, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो गुरु कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारी जिंदगी या उसकी जिंदगी। तो शाओ कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती, न ही उसे दुखी होते हुए देख सकती हूँ। तो फिर शाओ की दोस्तें कहने लगती हैं कि लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। शाओ कहती है कि प्यार वो क्या होता है। तो फिर गुरु भी कहने लगते हैं कि प्यार इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल वाली चीज है। फिर शाओ भी चिन के बारे में अच्छे से सोचने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। फिर वो गुरु से कहती है कि आप मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ। फिर अगले
अगले दिन चिन अस्पताल में होता है और तभी शाओ वहाँ उसे मिलने जाती है और बताती है कि मैं तुमसे अपना जादुई गोला नहीं लूंगी क्योंकि इससे तुम मर जाओगे। तो चिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं यहाँ से स्वस्थ हो जाऊं, फिर तुम अपना गोला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो शाओ वहाँ रोते हुए उसे सारी बातें बताती है कि मैं तुम पर दया नहीं कर रही, मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तो चिन कहता है कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी हो। तो शाओ उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, सब कुछ ठीक रहे। चिन को यकीन नहीं आता तो शाओ जादू से उसके हाथ में लाल धागा बांध देती है और अपने हाथ में भी, और बताती है कि अब ऊपर वाले के यहाँ हमारी शादी हो चुकी है, तो अगर अब तुमने मुझसे दूरी बनाई या मैंने बनाई तो हम दोनों पर बिजली गिरेगी और ऊपर वाले की तरफ से सजा मिलेगी। चिन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या अगर तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गया तो शाओ फट से उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। चिन बेहद खुश हो जाता है और फिर वो उसे चूमने लगता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन का चचेरा भाई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर जान जाता है कि शाओ कोई साधारण इंसान नहीं है, वो दवा वाली पौधा है जो इंसान बन जाती है। फिर वो गुरु की मदद से शाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उनसे ज्यादा चालाक होती है और आसानी से उनसे बच जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ चिन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और वो पूरी कोशिश कर रही होती है उसकी बीमारी ठीक करने की, लेकिन चिन को फिर भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन शाओ फिर भी ऐसी दवा के बारे में पता करने की कोशिश करती है जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। फिर शाओ को एक बहुत अच्छी दवा के बारे में पता चलता है जो सिर्फ पहाड़ पर मिल सकती है, और फिर वो उस दवा को लेने के लिए चिन के साथ पहाड़ पर जाती है। वहाँ चिन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मरने लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब तो बस एक कल्पना थी, असल में ऐसा कुछ नहीं था, और उन्हें वो फूल मिल जाता है। फिर उससे चिन की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है और दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। फिर चिन पूरे परिवार के सामने शाओ को दोबारा शादी के लिए पूछता है और अब गुरु भी इन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। चिन की दादी कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए एक बड़ी शानदार शादी का इंतजाम करूंगी। फिर शाओ चिन को लेकर अपने गुरु के सामने अपनी शादी पूरी करती है और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कसम खाते हैं, और इसी के साथ इस नाटक की खुशी भरी समाप्ति यहाँ हो जाती है।